गाड़ियां भी नहीं जा सकती हैं, तो उसको सेफ कैसे कर सकते हैं? फायर ब्रिगेड के टेंडर्स वहां पहुंच नहीं सकते। आप ऐसी ऐसी गलियां दिखा देंगे आपको जो जो 2-2 फीट 1-1 फीट की गली, आपस में मकान मिले हुए हैं, तार के तार जुड़े हुए हैं, जहां पर मैं कहता हूं बिजली के तारों की इस प्रकार से जाल बुना हुआ है कि अगर वो आपस में शॉर्ट सर्किट हो बिजली जाए के तो तारों का वहां जाल पर तो बिजली। खैर सिविक अथॉरिटीज ठीक करेंगी, लेकिन यहां पर तो स्थिति ये है, बुरा ना माने दर्शक और बुरा ना माने सभी लोग, यहां पर समाज भी अपनी जिम्मेदारी समझता नहीं दिखाई पड़ता है। नहीं तो गेमिंग जोन वाले क्यों नहीं इन चीजों को देख रहे होते जो राजकोट में हादसा हुआ है। डिटेल पर आएंगे, लेकिन मेहंदीगर मेरे साथ थोड़ा विस्तार से जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं। मेहंदीगर, जरा सा अपनी जानकारी पूरी साझा करें। जी देखिए, मैं अभी यहाँ पर एनआईसीयू हॉस्पिटल के बाहर हूँ, जो कि विवेक विहार में है, जिसके बारे में जानकारी ये मिल रही है कि जब वहाँ पर ये बेबी केयर में आग लगी, उसके बाद जो बच्चे थे उनको इस अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। ये तस्वीरें मैं आपको एनआईसीयू हॉस्पिटल के बाहर से दिखा रही हूँ, जो कि ईस्ट दिल्ली में है, यानी कि विवेक विहार में है। तो जिस तरीके से वो आग भभकी और जो खतरा वहाँ पर बच्चों पर मंडरा रहा था, उसकी आग में 7 बच्चे तो चपेट में आ गए, लेकिन जितने बच्चे यानी कि 5 से 6 बच्चे जो वहां पर बच गए थे, जिनकी जान बचाई गई, उनको यहां पर शिफ्ट किया गया है। लेकिन वही गलतियां जो है, जो किसकी तरफ से गलती रही, उस पर अगर बात की जाए तो बहुत से सवाल खड़े होते हैं कि क्या प्रशासन की गलती है और हॉस्पिटल क्यों कुछ जवाब नहीं दे रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ठीक है मेहंदीगर, ठीक है। वो जो बच्चे अभी जिनका इलाज हो रहा है, हम उम्मीद यही करेंगे इस वक्त जहां पर इलाज हो रहा है वहां फायर सेफ्टी नॉर्म्स जरूर ठीक हों और वहां इस तरीके का कोई हादसा ना हो, इन बच्चों को बेहतर और स्वस्थ जीवन मिले। मेरे साथ विनीत जिंदल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। विनीत जी, एक लंबा इतिहास है, ऐसे अग्निकांडों का। कनॉट प्लेस में हुआ वो सालों पुराना अग्निकांड, उसकी तस्वीरें अभी भी हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर से बचाने की कोशिश की गई। एक बड़ी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर लोग काफी देर तक लटके रहे, उसके बाद किसी की मौत भी उसमें हुई थी। वो अग्निकांड लोगों के जहन पर, दिल्ली वालों के अब तक है, लेकिन उसके बाद से अब तक कई अग्निकांड हो चुके हैं। दिल्ली उपहार सिनेमा अग्निकांड किसको नहीं याद होगा। उपहार सिनेमा अग्निकांड ने लंबा लोगों को हिलाकर रखा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक इस अग्निकांड की गूंज हुई थी। कई सारे सुप्रीम कोर्ट के वहां पर उसमें ऑर्डर्स आए, सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स आई, उसमें जो कमेटी बनी थी उन्होंने अपनी बातें सामने रखी। लेकिन फिर भी हम इंतजार कर रहे हैं। हमारे सामने राजकोट हो रहा है, हमारे सामने दिल्ली में 7 बच्चे मर रहे हैं। उपहार अग्निकांड से बड़ा कोई अग्निकांड दिल्ली में नहीं हुआ जिसने विश्व स्तर पर फायर सेफ्टी और फायर को लेकर लोगों को चौंकाया और जागरूक न किया हो। विनीत जी, देखिए, बिल्कुल बहुत दुखद घटनाएं पहले से बहुत लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं, देश के कोने में अलग अलग जगह पे होती हैं। विवेक विहार के इंसिडेंट की बात करें या गुजरात के इंसिडेंट की बात करें जो रिसेंटली हुआ। प्रॉब्लम यहाँ पे समझने वाली ये है कि यहाँ पे 2 तरीके के लोग हैं। एक वो जो कमर्शियल एक्टिविटी चलाते हैं बिना अपनी जिम्मेदारी समझे हुए, बिना कानूनों को मानते हुए, और वहां पे इलीगल तरीके से वो लोग कमर्शियल एक्टिविटी चलाते हैं। उनकी बात समझ आती है, लेकिन सबसे उससे बड़ी दिक्कत वहां है जहाँ पे सिविक एजेंसी, जहाँ पे फायर डिपार्टमेंट के वो लोग जिनको ये पता है कि वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। अभी यहाँ पे फायर डिपार्टमेंट के कोई ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि ये जो जहाँ पे विवेक विहार वाला जो इंसिडेंट हुआ है, वो जो जगह थी वो उनकी लिस्ट में ही नहीं थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हॉस्पिटल चल रहा था बच्चों का, हॉस्पिटल चलाने के लिए आपको एमसीडी से भी परमिशन लेनी होती है, आपको मेडिकल बोर्ड से भी परमिशन लेनी होती है, फायर की एनओसी की जरूरत होती है, लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसी चीजें चल रही हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट के लोग इसको कहें कि हम इलीगल तरीके से चलने दे रहे हैं, क्या इन मौतों के जिम्मेदार, इन मृत्यों के जिम्मेदार, इन आग के जिम्मेदार वो लोग नहीं है? उन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी बनती है। 304 के अंदर विवेक विहार के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। मुझे लगता है और मेरा मानना यह है कि वो सभी अधिकारी जो जिनके जुडिक्शन में वो जगह आती थी, उन सबको भी 120 बी के अंदर डालते हुए इस मामले में 304 के अंतर्गत उनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। देखिए अपने आप सब चीजें ठीक होंगी। क्योंकि लापरवाही का एक स्तर होता है, आप सही कह रहे हैं, लापरवाही का एक, विनीत जिंदल जी, स्तर होता है। ये जो लोग आज जांच की बात की जा रही है कि इसमें फायर सेफ्टी देखी जाएगी, लोगों से पूछा जा रहा है, अथॉरिटीज को बुलाया जा रहा है, दोनों जगह पर बुलाया जा रहा है, लेकिन अगर 4-5 साल से या उससे लंबे वक्त से कोई जगह पर काम चल रहा है तो वहां पर जिम्मेदार लोग जो इस सब में देखने, फायर सेफ्टी की बात पर मैं ये भी कह सकता हूं कि फायर को स्किप करने की तो शायद लोगों की आदत हो गई है कि फायर सेफ्टी को किनारे रखा जाए, लेकिन वो कौन लोग हैं जो फायर सेफ्टी के बिना परमिशन दे देते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं
कि दिल्ली के अंदर जितने मॉल्स चल रहे हैं, उनके अंदर जितने गेमिंग जोन चल रहे हैं, दिल्ली के अंदर जितने स्कूल हैं, उसमें 90% ऐसे प्रीमाइसेस हैं जिनके पास फायर के इक्विपमेंट नहीं है, या फिर उनके पास फायर की एनओसी जो है वो बिना किसी कंसिडरेशन के रिन्यू की गई है। आप देखिए, मैं ऐसे स्कूल्स में गया हूं, मैंने देखा है कि फायर की एनओसी कोई डिस्प्ले नहीं होता, पूछे तो आपके पास कोई और ऐसी सिचुएशन आप समझिए कि जहां पे छोटे बच्चे हो वहां पे इस तरीके का इंसिडेंट हो रहा है। क्या डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, क्या पुलिस की जिम्मेदारी है, क्या फायर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, किस तरीके से वो लोग सोए हुए हैं? और इन मौतों के जिम्मेदार मैं मानता हूं कि जितना वो व्यक्ति जिसका वो परमाइसिस है वो है, उतना ही उस डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है, जो लोग इस सब चीजों को ओवरलुक करते हुए उनको अदालती लहजे में हमने एक शब्द सुना है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस की बात। ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस इन सारी चीजों को सीरियसली लेते हुए मेरा सवाल है, क्यों नहीं सामने झलकता दिखाई पड़ता? जिस परिवार के बच्चे चले जाते हैं, आप उनसे पूछिए उन्होंने कितना समय अपने बच्चों को दिया होगा, कितना भी मुआवजा क्यों ना दे दिया जाए, वो लौटने वाले बच्चे नहीं हैं। और किस लिए? सिर्फ एक फायर सेफ्टी नहीं करवाई कुछ लोगों ने, और उस फायर सेफ्टी को रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट से चेक भी नहीं किया। किस तरीके का आपको लगता है, किस तरीके का इस पर एक्शन होना चाहिए, और एक्शन नहीं हो रहा है तो क्या अदालतें अपनी तरफ से इन चीजों को गंभीरता से ले सकती हैं, लेती हैं? जी बिल्कुल, देखिए पहले भी अदालतों ने पहले भी डायरेक्शंस दिया है। प्रॉब्लम कहां आती है? इम्प्लीमेंटेशन की। अब उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी उसके ऊपर कोताही बरत रही है तो मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई उन ऑफिसर्स के ऊपर होनी चाहिए जो इसके जिम्मेदार हैं। उन 7 बच्चों की मौत की जिम्मेदार वो ऑफिसर्स भी हैं जिन ऑफिसर्स ने इस पूरे मामले को कंसिडरेशन में नहीं लिया पहले, और आज ये इंसिडेंट हम सब लोगों के सामने है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है सर जैसे कि फायर सेफ्टी का मजाक ज्यादा उड़ाया जा रहा है, और इसमें फायर डिपार्टमेंट उतना ज्यादा जिम्मेदार नहीं लगता, क्योंकि फायर डिपार्टमेंट हर जगह जाकर हर एक से एनओसी मांगता नहीं हो, उसके पास आना होगा एक प्रोसेस के जरिए कि उसकी एनओसी के बिना कोई डिपार्टमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। मेरे साथ हिमांशु भट्ट जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, मैं राजकोट की घटना को सबसे बुरी घटना पिछले कुछ दिनों में मानता हूं और कोशिश करता हूं कि ये आंख खोले, लेकिन मुझे मजबूरी के साथ ये कहना पड़ता है, मैं दुख के साथ ये बात कहता हूं कि शायद 10-15 दिन ना हो ऐसा ज्यादा बेहतर है। शायद 1 साल बाद फिर एक पैनल बैठा होगा, वो किसी घटना पर इसी तरीके से बातचीत कर रहा होगा। ये शायद नियति बन गई है। मोरबी का हादसा ज्यादा दूर नहीं है, 135 लोगों की मौत हुई थी, उस पर भी बहुत सारी फाइंडिंग्स निकल कर सामने आई। सूरत में तक्षशिला में आर्केड में जो कोचिंग सेंटर चलता था, वहां 22 बच्चे जलकर मर गए थे 2019 में, और अब ये चीज हो गई। यहां पर भी ऐसा लग रहा था पूरी तरीके से चीजों को बस छोड़ दिया गया है, बस पैसा कमाना है। हिमांशु जी, एक्चुअली क्या आया, मैं अभी सूरत में बैठा हूँ, मैं सूरत में रहता हूँ। तक्षशिला कांड मैंने अपनी आंखों से देखा। मोरबी का इंसिडेंट हम ही लोगों ने कवर किया था, आप ही के साथ, न्यूज एक्स और इंडिया न्यूज के साथ। 135 लोग मर गए। इस मामले में भी मैं बड़ा सीधा सवाल एक करता हूँ, 4 साल से जो चल रहा था उसकी राजकोट के म्युनिसिपल कमिश्नर कहते हैं वी डू नॉट हैव एनी स्ट्रक्चरल डिजाइन, हमारे पास कोई स्ट्रक्चरल डिजाइन नहीं है, हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, ये एक टेम्पररी स्ट्रक्चर था। और हकीकत में ये एक टेम्पररी स्ट्रक्चर था, 2 मंजिले का खड़ा कर दिया गया था। चलिए आप अपने सवाल को, अपने जवाब को पूरा कीजिएगा सर, मैं आपको रोकूंगा नहीं। ये जिम्मेदारी किसकी है जो जाकर चेक करे कि फलानी जगह टेम्पररी स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसकी कोई परमिशन नहीं है? ऐसे और कितने बने होंगे अभी? नहीं, अभी मैं बताता हूं आपको। ये एक खुली जमीन थी, राजकोट का एक कालावट करके रोड है, वो रोड के ऊपर एक खुली जमीन थी जिसका एक मालिक था। उसने ये जमीन अपनी 2 लोगों को लीज पे दे दी, अहमदाबाद के लोग थे। मैं आपको पूरा बताऊंगा, अभी जरा सा मुझे टाइम दीजिएगा, मैं पूरा वाकया बता दूंगा कि हुआ क्या। उन्होंने टिन के शेड्स, सीमेंट कंक्रीट से कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया। सीमेंट कंक्रीट से स्ट्रक्चर बनता तो उनको प्लान सबमिट करना पड़ता राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, और फिर एनओसी और फायर का बात आता। 4 साल पहले ये हुआ था और 4 साल बाद तक ये चलता रहा। अगर ये दुर्घटना नहीं होती तो अभी भी चलता होता। मेरा कहने का मतलब यह है कि टिन से जब आप शेड बनाओगे 2 मंजिला, उसके अंदर सभी इन्फ्लेमेबल मटेरियल रखोगे, टायर्स थे वहां पर, ट्रेम्पोलिन से
ऐसा कहा जाता है कि ट्रेम्पोलिन की जो जगह थी, ट्रेम्पोलिन गेंद की, वहां पर फ्यूजिंग से आग लगी है, नीचे कुछ अर्थिंग हुआ और एसी भड़का है। तो ये मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एनओसी, एसएमसी, आरएमसी एक तरफ ऐसा कहती है, एनओसी का सवाल ही नहीं आता था, टेम्पररी स्ट्रक्चर्स में कुछ नहीं होता। देखिए अब बात, ये बाजू पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि हमने 2 के सामने, अभी फायर सेफ्टी की तो बात कहां आएगी भैया? एंट्री और एग्जिट जिस जगह की सिर्फ एक हो, जहां से एंट्री है वहीं से एग्जिट हो, क्या 4 साल तक राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कोई भी अधिकारी को, कोई भी ऑफिशियल को वो नहीं दिखा? वो नहीं दिखा या देखना ही नहीं चाहा, या मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, या वो ना देखने के लिए आंखों पर वो काली पट्टी चढ़ी रहे, उसके लिए जरूरी चीजें इन विभाग के अधिकारियों को मुहैया कराई जाती रही, और आज हम गिनती गिन रहे हैं कि 35 मर चुके हैं। अगले किसी और दिन में, किसी और कांड में, भगवान ना करे, हम फिर गिनती गिन रहे होंगे कि इतने लोग दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। सुनिए, सीधी भाषा में कहे तो यहां व्यवहार हुआ है, व्यवहार होता रहा, और ये लोग ये गेमिंग जोन के तरफ आते ही नहीं थे, क्योंकि आरएमसी के अंदर तो इसका कोई दायरा नहीं है, राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हद के अंदर, मगर वो स्ट्रक्चर ही नहीं है, जिसे ढांचा बोलते हैं ना, वो ढांचा ही नहीं है ऑफिशियल। तो ये तो टेम्पररी हंगामी खड़ा किया हुआ है टीम के शेड। डॉक्टर बुरुशेवा दासगुप्ता मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बुरुशेवा दासगुप्ता, कुछ लोग अरेस्ट किए जाएंगे शायद दिल्ली में जहां 7 बच्चे अब दुनिया में नहीं हैं। कुछ लोग, 2 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। राजकोट में 6 लोगों के खिलाफ मामला है। मैं सवाल ये उठा रहा हूं कि जो इतने सालों से, 4 साल से वो चल रहा था, न जाने कितना उसने वहां से पैसा कमाया होगा, और न जाने कितने पैसे की बंदर बांट हुई होगी इस बीच में। हर साल के लापरवाही बरतने वालों की अक्सर नंबर काउंट नहीं होती। ये जो लापरवाही बरतने वाले सिलसिलेवार लोग रहे, अगर ये भी काउंटिंग में आए, अगर इनको भी उसमें 120B में डाला जाए, तो शायद सही संदेश जाएगा, और अभी तक संदेश शायद इसीलिए नहीं जा रहा है। हाँ, ये तो जो अनफॉर्चुनेट है, ये तो आज दिल्ली में हुआ, कल राजकोट में हुआ, और परसों इधर कलकत्ता में नहीं होगा। ये कोई गारंटी नहीं देने सकेगा। ये होने ही चलेगा। किसके लिए? ये एक डीप सीटेड प्रॉब्लम है। ये जो हमने बात सुना, जो राजकोट में कोई परमिशन नहीं था, वो कैसे उधर कोई गेम स्टूडियो हुआ था, और दिल्ली में भी वो चिल्ड्रन का हॉस्पिटल था, वो कंजेस्टेड एरिया में कैसे वो कमर्शियल काम भी होता था। ये पूरा देखने होगा। ये खाली वो जो कानून तो है, वो फायर सर्विसेज इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया। what has really happened is basically there is a deep-seated problem. There is a deep-seated corruption in our municipal affairs, in our administration. ये तो चेंज करने पड़ेगा। अब हम लोग नया गवर्नमेंट के लिए वेट कर रहा है। ये एक महीने में नया गवर्नमेंट आएगा। हमको यही प्रार्थना है जे अभी थोड़ा नजर देना एक डीप रूटेड प्रॉब्लम के निर्मूल करने के लिए। ये होने ही होगा। अभी आज दिल्ली में हुआ, कल राजकोट में हुआ, और कलकत्ता में भी हुआ था। कलकत्ता में भी गार्डन रिच में घर गिर गया, न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग गिर गया। सर, इस बीच बड़ी खबर का मैं रुख कर लेता हूं मैं अपने दर्शकों, क्योंकि उसी पर चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली के बेबी केयर सेंटर का मालिक नवीन, इसका नाम है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने नवीन को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की जगह फोरेंसिक टीम भी पहुंच गई है। 7 छोटे मासूमों की मौत यहां पर हुई है। 5 के करीब बच्चे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किए गए हैं, और इस शख्स को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रास्ता, आरजू मेरे साथ जुड़ी हुई है। आरजू, विस्तार से जानकारी रखें। कहाँ से हुई है?
चलिए हम एक बार फिर अपने दर्शकों को बता देते हैं, दिल्ली में नवीन नाम के शख्स की गिरफ्तारी हो गई है जो सामने आ रही है। आरजू, आरजू, आरजू बताएं आवाज नहीं आ विस्तार से। जी जी राजीव, बिल्कुल सुन पा रही हूँ मैं। बिल्कुल देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बड़ी अपडेट इस वक्त क्या आ रही है कि नवीन जो बेबी केयर सेंटर का ओनर था उसको गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं फॉरेंसिक की टीम जो है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है पूरी वजह जो है इसको जानने के लिए, क्योंकि देखिए बता रहे हैं यहाँ के आसपास वाले लोग कि पहले आग जो है बिल्डिंग में लगी थी और उसके बाद जो है सिलेंडर जो है वो एक के बाद एक दगते चले गए, जिसके बाद आग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं डीसीपी जो है शादरा के वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूरी इन्वेस्टिगेशन को आगे जो है वो बढ़ाया जा रहा है। आसपास के जो घर हैं उनमें भी बातचीत की जा रही है, उनमें भी देखा जा रहा है और आप देख सकते हैं किस तरीके से एक एक चीज एविडेंस जो है उनको चेक किया जा रहा है। आसपास के जो घर हैं उनको भी खोलकर अंदर से जाकर ऊपर जाकर भी एक एक जो चीजें हैं उनको चेक किया जाएगा, आखिर क्या कुछ वजह थी। आप ऊपर तस्वीरों में दिखाइए आप किस तरीके से एक एक चीज को उठा के चेक किया जा रहा है, आखिर आग लगने की वजह जो है वो क्या थी। फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, अब से कुछ ही देर पहले फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुंची थी और लगातार देखिए इन्वेस्टिगेशन का जो दौर है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। बड़ी अपडेट इस वक्त की आ रही है जिसका जो पेरेंट्स हैं वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो है जो हॉस्पिटल है उसका ओनर नवीन को अब पकड़ा जा चुका है। फिलहाल अभी और ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर उसको कहाँ से पकड़ा गया है, लेकिन फिलहाल अभी यही अपडेट आई है कि नवीन को पकड़ लिया गया है और जब उसको पकड़ा जाएगा तो साफ तौर पर कई सारे खुलासे जो है वो सामने आएंगे। खुलासे तो कई सारे होंगे, लेकिन खुलासों में शायद ये भी पता चलना चाहिए कि नवीन कैसे बेखौफ होकर इन चीजों को कर रहा था। उसे भी पता था कि वो जो काम कर रहा है उसके लिए एनओसी की जरूरत है। वो एनओसी उसको किस किसने दी, क्या जाली एनओसी थी या थी ही नहीं, तो कई चीजें हैं। बहुत शुक्रिया मेरे साथ आरजू आपका जुड़ने के लिए। मैं अतुल गर्ग साहब का रुख करूंगा जो मेरे साथ इस वक्त फायर अफसर के तौर पर जुड़े हुए हैं। अतुल जी, एक सवाल है मेरा आपसे, अब तक फायर सेफ्टी कितनी हुई है दिल्ली में और फायर सेफ्टी लेने का प्रोसीजर क्या है? क्या आप लोग जाते हैं हर जगह या फिर एक प्रोसीजर होता है जिसमें अगर आपसे फायर सेफ्टी नहीं मिली तब तक उस बिल्डिंग को क्लियरेंस नहीं दिया जाता है? देखिए, प्रोसीजर ये है कि अगर बिल्डिंग को क्लियरेंस फायर से नहीं है और उसको फायर का सर्टिफिकेट चाहिए तो वो बिल्डिंग को काम नहीं करना चाहिए, उसको अलाउ नहीं करना चाहिए। और प्रोसीजर ये है कि जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, लाइसेंस देने से पहले टू ऑपरेट इट, वो अगर उसमें फायर एनओसी की जरूरत है तो उसको फायर डिपार्टमेंट के पास भेजेगी, फायर डिपार्टमेंट उसका इंस्पेक्शन करेगा। अच्छा अतुल गर्ग जी, किसी भी जगह जहां कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, अगर वहां एक एग्जिट और उसी से एंट्री और एग्जिट सेम है तो क्या आप फायर सेफ्टी दे देंगे? नहीं, देखिए, मिनिमम फायर की बेसिक रिक्वायरमेंट मिनिमम जो है 2 रास्ते हैं, वो भी अलग अलग दिशा में। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। और दूसरा मैं एक और बात बताना चाहूंगा, फायर का एनओसी होना एक चीज है पर बिल्डिंग में फायर प्रोटेक्शन होना अलग चीज। आपको एनओसी नहीं चाहिए तो भी आपको फायर के इंतजाम करने हैं एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड। फायर एनओसी लेना एक अलग चीज है और फायर के अरेंजमेंट होना जो एक अलग चीज है। मतलब पूरे देश में, मैं आगे चर्चा में जाऊं, पूरे देश में कहीं भी अगर फायर सेफ्टी के हिसाब से काम हो रहा है, कॉमर्शियली काम हो रहा है, तो उसमें एक एंट्री और एक एग्जिट अपोजिट होनी मैंडेटरी है, इसके बिना काम नहीं हो सकता। बिल्कुल। और यही दोनों चीजें राजकोट और दिल्ली यहां पर कॉमन है कि दोनों जगह एक ही जगह से एंट्री और एक ही जगह से एग्जिट थी, लिहाजा इतने लोगों की यहां पर मौत हो गई। मेजर जनरल जेके बंसल, फॉर्मर मेंबर एनडीएमए, ये हालत तो दिल्ली की है, ये हालत तो राजकोट की है। राजकोट जो कि एक बढ़ता हुआ शहर है, दिल्ली जो देश की राजधानी है। मैं क्या यहां पर एक एक पे रुक जाऊं या आपका अंदाजा यह है कि दिल्ली जितना कंजस्टेड है, यहां पर ऐसे हजारों और कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट, कॉमर्शियल जगह हैं जहां पर यही हाल है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर इस तरह की प्रिकॉशंस या फायर सेफ्टी नॉर्म नहीं लिए हैं
मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि इसमें जो सिविक अथॉरिटी हैं और जो ओनर हैं उनको भी लेसन लर्न करना चाहिए। लेसन दो तरीके से करना चाहिए कि जो ओनर है उसका बिजनेस खत्म हो जाता है, उसको प्रोसिक्यूशन बंसल होता साहब, है। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। इतने सारे हादसों के बाद ये लाइसेंस जब्त, ये बंद होने की कार्रवाई ये कभी होती हुई ना शायद आपको दिखी होगी। मैं तो देख ही रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं। मैं चाहता नहीं कि आगे ऐसी कोई चर्चा करूं जहां पर लोगों की आग से जान गई हो, लेकिन दुख है, डर के साथ कहना पड़ता है, जो हालात है उसमें शायद ऐसी फिर चर्चा हो जाए। हाँ देखिए, अभी जो 2011 में एएमआरआई हॉस्पिटल कोलकाता के अंदर में आग लगी थी, उसमें 90 लोग जले थे। अब हॉस्पिटल की बात करें तो ऐसी जगह से जो है, ऐसी जगह से लेसन लर्न करके आगे खास करके हॉस्पिटल जैसी जगह में तो बहुत ही जरूरी है। और कोई भी ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी जहां पर होती है, जहां पब्लिक इकट्ठी होती है, वहां पर ये नॉर्म फॉलो करना बहुत जरूरी है। और इसमें ओनर को तो करना ही है, इसके साथ में बार बार यही है कि जो सिविक अथॉरिटी हैं वो एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट देती हैं किसी भी बिल्डिंग का, या कोई जो कमर्शियल एक्टिविटी का लाइसेंस देती हैं, दो अथॉरिटी जो बहुत जरूरी हैं। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, किसी हेल्थ एक्टिविटी का लाइसेंस देगा, और इसी तरह से कमर्शियल एक्टिविटी का जो पुलिस में भी कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो लाइसेंस देते हैं, तो उनको इंश्योर करना चाहिए कि वहां पर फायर सेफ्टी नॉर्म हुए हैं या नहीं, और उसको फायर सेफ्टी नॉर्म्स भी दरियाफत करानी चाहिए या सर्टिफाई करानी चाहिए फायर डिपार्टमेंट से कि वो प्रॉपर है या नहीं। एलन राव साहब मेरे साथ रिटायर्ड डीसीपी दिल्ली पुलिस इस वक्त जुड़े हुए हैं। एलन राव साहब, एक कड़ा सवाल पूछता हूं आपसे, और मुझे ऐसा लगता है, क्या हम भारतीय, मैं भारतीय बात कर रहा हूं जिसमें हम सभी शामिल हैं, क्या हम भारतीय पार्शियली करप्ट तो नहीं हो गए हैं कि इस तरीके की चीजों में रास्ते दूसरे तलाशने की कोशिश ज्यादा होती है बनिस्बत वो चीजें जो कि सेट स्टैंडर्ड्स का हिस्सा हैं उनको फॉलो किया जाना। और अगर ऐसी चीजें होती हैं तो पुलिस किन धाराओं में मामला दर्ज करे, वो कौन सी धाराएं इसमें लगाए जो कि ये रिपीट ना हो, क्योंकि अगर रिपीट होती हैं तो लोगों को लगता है कि भाई हो जाएगा, किसी तरीके से सारी चीजें रफा दफा हो जाएंगी। देखिए, आपने बड़ा अच्छा और ब्लंट क्वेश्चन पूछा है, उसका बड़ा सटीक और ब्लंट आंसर ही मैं देता हूं। मोस्ट ऑफ दी हमारे इंडियंस की ये नेचर बन गई है कि हम करप्शन को बढ़ावा दें, और करप्शन दोनों तरफ से बढ़ता है। ये नहीं है कि एक तरफ मांगने वाला ही मांगता रहता है, ऐसा नहीं है। हम लोगों की भी कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमें, भले ही हमारा काम नहीं हो रहा है, और वो जो पब्लिक है जो अपनी कन्वीनियंस देखती है, अपनी सुविधा देखती है, वो सुविधा को अपना ध्यान में रखते हुए कुछ पैसा देते हैं और वो करप्शन का रूप धारण कर लेता है। तो मैं समझता हूँ दोनों तरफ से ही ये करप्शन का जो थ्योरी है वो चलती है। लेकिन अगर जहां पर ऐसे मानव जीवन का सवाल है, वहां पर अगर कोई करप्शन करके कोई कॉम्प्रोमाइज करता है, इससे घिनौना काम मैं नहीं समझता हूँ। जहां तक जिम्मेवारी है इनकी जो फायर सेफ्टी चेकिंग करने की, तो सिविक अथॉरिटी है, उनका लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट जो लाइसेंस देता है उस जिस जगह का लिए, जैसे यहाँ पर हॉस्पिटल का था तो मैं एलन राव साहब आपको रोक रहा हूं, लेकिन मैंने दिल्ली में ऐसे कुछ कॉलोनी, ऐसे कुछ इलाके देखे हैं जहां पर छोटे छोटे एरिया के प्लॉट में 5-5 मंजिल के घर खड़े हो गए, एक नहीं एक पूरी सीरीज में खड़े हैं, और वहां पर 2 गाड़ियां अगर उस गली से निकलने की कोशिश करें तो उन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है पास देने के लिए। वहां फायर ब्रिगेड क्या पहुंचेगी, और इस तरह की गलियों में घर कहां से खड़े हो गए, अचानक तो मशरूम की तरह आ नहीं गए होंगे। डेफिनेटली ये एक छोटे टाइम में नहीं बनते रहते हैं, और जो इसमें सिविक डिपार्टमेंट है वो देखते रहते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल इस बात को बिल्कुल कहूंगा, पब्लिक भी इस बात को माने कि सब लोग पैसे देकर ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करते हैं, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। वो सब करने वाले, देने वाले भी पब्लिक वाले हैं जो मकान बनाते हैं, और लेने वाले सिविक अथॉरिटीज वाले हैं। और जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तब फिर उनकी आंखें खुलती हैं, तब वो जाकर कहेंगे कि देखो हो गया। अब इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी होने के बाद में कुछ दिन तक चलेगा। हम इंडियंस की याददाश्त इतनी कमजोर है कि हम जल्दी ही भूल भी जाते हैं, और उसके बाद फिर आगे दोबारा वही काम करना शुरू करते हैं जिसकी वजह से ऐसी दुर्घटना हुई है। यही शायद सबसे बड़ी बात है। विनीत जिंदल साहब, हम क्या बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है हम इंडियंस की, या हम लोग जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पर बैठे हुए हैं बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है कि इन चीजों को लगातार हम लोग सहते चले जाते हैं, और हर जिम्मेदार अधिकारी ये सोचता है मेरा टेन्योर खत्म हो जाए, अगला आए, उसके सर पर ये चीजें आए। आज 7 बच्चे मर गए, 7 बच्चे इस दुनिया में नहीं है। राजकोट में 35 लोग जिंदगी से जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं। क्या अदालतें इसमें कड़े से कड़े सुओ मोटो लेकर क्या खींच नहीं सकती हैं उन लोगों को भी जिनकी जिम्मेदारी थी, जो खामोश बैठे रहे?
जी बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये जो आपने बोली है, और मैं पहले भी बोल रहा हूँ और मैं फिर दोबारा वही बात बोलूँगा कि जो लोग इस चीज़ों को देखने का, ओवरसी करने का जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट था, चाहे वो दिल्ली पुलिस लाइसेंसिंग था, चाहे वो और जो लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट्स हैं, इन सबकी ज़िम्मेदारी है। और इन जो 7 बच्चों की जो मौत हुई है, या जहाँ गुजरात में जो मौत हुई है, ये सभी डिपार्टमेंट्स की ज़िम्मेदारी है। और वो सभी अधिकारी जो इस इंसिडेंट्स के लिए, या जो इन लोगों जो इस तरीके के काम चलने दे रहे थे, ये उनकी जिम्मेदारी थी, और उन लोगों के ऊपर भी वही एक्शन होना चाहिए जो उस प्रॉपर्टी के ऑनर के ऊपर हुआ। ये इस तरीके का एक मैसेज देना बहुत जरूरी है कि देखिए, अगर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, देन यू हैव टू बी फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, जो हमारे यहाँ नहीं होता। और मुझे लगता है कि इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, और कोर्ट को भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं चार्जशीट जब फाइल हो तो पुलिस को भी और कोर्ट को भी इस चीज को देखना चाहिए कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर क्या इस पूरी चार्जशीट में, इन्वेस्टिगेशन में उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई की गई। ये बहुत जरूरी चीज, ये बहुत जरूरी है। हिमांशु भट्ट सर, राजकोट के इंसिडेंट को आप बड़ा आपने डिटेल में सामने रखा। सूरत का तक्षशिला आर्केड वाला आपने खुद अपनी, आपका कहना है कि वो चीजें आपने देखी हुई हैं। आपको भी क्या ऐसा लगता है कि वो लोग जो इस सीक्वेंस ऑफ जितने भी ईयर्स रहे, जब तक साल बीते, जब तक ये हादसा नहीं हुआ, पैसा कमाते रहे, जो राजकोट में 4 साल से चल रहा था, आज उस टी शर्ट के अंदर न जाने कितने बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं, ये वो लोग जो अब तक अवॉइड करते रहे, जो मैं सीधे ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन शायद आप एज एन एनालिस्ट इस बात को ज्यादा क्लियर करें, जो शायद बैक डोर से या मेज के नीचे से किसी तरह की उपलब्धता होती रही। अरे भैया, मैं बताता हूँ सीधी बात, तक्षशिला कांड जो हुआ था ना, कितने साल हो गए भैया, आज वही जगह पे फिर से वहीं पर क्लासेस चल रहे हैं। 2019 अक्टूबर में ये घटना हुई थी। देखिए 5 साल नहीं हुए, 5 साल नहीं हुए, वही जगह पे, जिस जगह पे बच्चे आग से और कूद के जान बचाने के लिए, आग से जान बचाने के लिए कूदे थे, उसमें मरे थे। ये बात है सर कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है और हम लोग सबक नहीं लेते, अधिकारी हो या ना हो। और ये जो 4 साल से चल रहा था, मुझे ये बताइए, राजकोट के जो म्युनिसिपल कमिश्नर साहब है आनंद बी पटेल, और जो मेयराना है नैना बेन, वो लोग की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अब ये हादसा हुआ है? 4 साल से कौन सा अधिकारी वहां पर फायर सेफ्टी देखने गया था? किसने ये गेमिंग जोन को चलने दिया? किसने ये टेम्पररी स्ट्रक्चर को परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए बाध्य नहीं किया? है राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अभी एसआईटी बना दी, एसआईटी में जांच एसआईटी को 8 पॉइंट दे दिए गए सर। बड़ी मजेदार बात, मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, 4 साल से गेमिंग जोन चल रहा था और अब तलाश कर रहे हैं कि फायर सेफ्टी के इंतजाम क्या थे, इस पर भी एसआईटी जांच करेगी। अभी भैया फायर सेफ्टी कहां से आएगी जब आपके पास प्लान ही नहीं है, अवैध रखा हुआ है पूरा। सीधी सी समझने की बात होती है, लोगों को उल्लू बनाने का धंधा कर रखा है क्या? देखिए भैया, सीधी बात करें तो हमें यह समझना पड़ेगा कि सरकार और पॉलिटिक्स को एक बाजू पे रख के लोगों की सेफ्टी की बात जहां पर आती है, वहां कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलना चाहिए, और उसके लिए जो भी जिम्मेदार हो उसको सख्त से सख्त पनिशमेंट होनी चाहिए। ह्यूमन निग्लिजेंस है, अमाउंटिंग टू मर्डर, आई वुड से। ये पनिशमेंट नहीं होती है, इसीलिए हिम्मत बढ़ती है। मर्डर। और मेरा तो ये मानना है कि गेमिंग जोन के ओनर से ज्यादा जो भी अधिकारी थे 4 साल में राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, जिन्होंने व्यवहार करके इसको चलने दिया, वो सबको सबसे पहले जिम्मेदार बनाना पड़ेगा आपको। और उनको, आज आपको ताज्जुब होगा, जिस एक बाप ने अपने बच्चे खोए हैं, अपने परिवारजन खोए हैं, वो बाप ने वीडियो पर आके बोला है कि अगर इसमें से किसी को भी जामीन मिला और वो बाहर आया तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। मेरा तो जो होना है होगा, क्योंकि मैंने तो सब गंवा दिया है। ऐसी स्थिति में आज आपने लोगों को लाके रखा है और आप लीपापोती करने के लिए बड़ी बड़ी एसआईटी बनाते हो। देखिए, इसमें सरकार का दोष तो बाद में आएगा, पहले लोकल गवर्नेंस का दोष आएगा।
ये जो सरकारी लोग हैं, जो ऑफिशियल्स है, इन्होंने 4 साल तक किया क्या? सबसे पहली बात यहां पर आती है। और आज फायर डाउस होने के बाद आपको ताज्जुब होगा, फायर सेफ्टी के साधन एक बक्से में रखे हुए मिले वहां से। कैन यू बीट इट? ये हालत है, ये हालत है। डॉक्टर पुरोशिवा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पुरोशिवा, मैं आपसे फिर वही सवाल जो मैंने इससे पहले भी रेज किया था, क्या हम लोग वाकई करप्ट हो चुके हैं? करप्ट हो चुके हैं, अपनी सोच को एक तरफ रख दिया है, जो चल रहा है चलने दो, हमारे साथ नहीं हुआ ना, ठीक है, जिसके साथ हो जाएगा बाद में खबर बनेगी, कुछ दिन में खबर दब जाएगी। ये जो लोग हर साल में जिम्मेदार रहे, जिन्होंने केवल सरकारी सुविधाएं भोगी और आज रिटायर्ड है या वहां से निकल गए हैं, जब तक उन्हें जिम्मेदार नहीं बनाया जाएगा, आपको हल सॉल्यूशन दिखता है क्या? ये जो उस टाइम भी बोला था, जो 2011 11 साल में 100 लोग का मौत हो गया कोलकाता में एक हॉस्पिटल फायर में। ये होएगा। ये जो आज जो 7 बच्चे मर गया, वो 30 आदमी मर गया राजकोट में कल, ये होने सकता है। ये यही कारण एक डीप सीटेड प्रॉब्लम है। एक खाली वो जो हम लोग बोलता है जो फायर सर्विस रूल्स एंड रेगुलेशंस वो टाइटन करने से वो नहीं होगा। अब जो प्रॉब्लम, जो डीप सीटेड प्रॉब्लम, सोसाइटल प्रॉब्लम अब है देश को, वो क्लियर करने होगा। हम समझ पा रहे हैं आप सब लोग जो मिलकर बात और संदेश यहाँ पर देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उसको देखकर एक ही सवाल सामने निकल कर आता है कि क्या फायर सेफ्टी, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, जिस विभाग के ऊपर इतनी जिम्मेदारी रहती है, जो जान पे खेलकर ऐसे इंसिडेंट के बाद लोगों को बचाता है, उसके नॉर्म्स और नियम केवल कागजी हो गए हैं? क्या केवल रजिस्टर भरना ही एजेंसीज का काम हो गया है कि रजिस्टर भरिए, ओके दिखाइए और आगे चलते बनिए, आगे कभी हादसा होगा तो बताया जाएगा कि हमारे टाइम में तो चीजें ठीक चल रही थी, और इसके चलते लोग अपनी जान गंवाते हैं। उम्मीद है कम से कम अब एजेंसियां जागेंगी जरूर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का। देश का सवाल में फिलहाल इतना ही। इस वक्त आ रही है बिहार से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके पर फिर बड़ा बयान दिया, हमारा है रहे